नमस्कार। जरा सोचिए, जीवन ये शुरू कैसे हुआ। आज हम सब एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी कहानी 4 अरब साल पुरानी है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी चिंगारी से इस धरती पर लाखों तरह की प्रजातियां बनी, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पहली चिंगारी हम तक पहुंची कैसे। मतलब वो कौन सी प्रक्रिया थी जिसने एक छोटी सी कोशिका को डायनासोर, व्हेल और आखिर में हम इंसानों में बदल दिया। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक युवा उबलती हुई धरती के बारे में, जहां जीवन के पहले अंश एक तरह के केमिकल सूप में तैयार हो रहे थे। अब ये अरबों साल सुनने में ही कितना ज्यादा लगता है ना? तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक 24 घंटे का दिन मान लें, तो जानते हैं जीवन कब शुरू हुआ? सुबह करीब 4 बजे। और इंसान आए रात के 11:58 पर। मतलब हम इस कहानी में बहुत बहुत देर से आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीवन की रेसिपी क्या थी। देखिए, सबसे मशहूर आइडिया है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। कल्पना कीजिए कि शुरुआती समंदर केमिकल्स का एक गरम पतला सूप था। इसमें जीवन के लिए जरूरी सारी सामग्री तो थी, बस इंतजार था एक चिंगारी का। तो ये चिंगारी आई कहां से? ओपेरन और हॉल्डेन जैसे वैज्ञानिकों का मानना था कि शुरुआती पृथ्वी पर जबरदस्त एनर्जी थी, जैसे कि आसमानी बिजली, ज्वालामुखी और सूरज की तेज यूवी किरणें। ये एनर्जी एक स्पार्क की तरह काम कर रही थी। इसने पानी में मौजूद साधारण केमिकल्स को मिलाकर अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे मुश्किल अणु बना दिए। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों से घर बनता है। ठीक है, तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन गए, लेकिन एक जैसी चीज से जीवन इतना अलग अलग, इतना विविध कैसे हो गया? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं बदलाव के सिद्धांतों की। इस बारे में दो बड़े आइडिया थे। पहले लेमार्क का कहना था कि मान लीजिए एक जिराफ अपनी गर्दन को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए खींचता है, तो उसके बच्चों की गर्दन थोड़ी लंबी होगी। ये एक दिलचस्प सोच थी, पर डार्विन एक ज्यादा दमदार आइडिया लेकर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, जिराफों में शुरू से ही अलग अलग लंबाई की गर्दनें होती हैं। जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है उन्हें ज्यादा खाना मिलता है, वो ज्यादा चीते हैं और अपने बच्चों को लंबी गर्दन वाले जीन्स पास करते हैं। ये था नेचर का सिलेक्शन। अब डार्विन ने ये सब सिर्फ अपनी कल्पना से नहीं कहा था। उनके सिद्धांत के पीछे थे पक्के सबूत, ऐसे सबूत जो समय की चट्टानों में छिपे हुए थे। आइए जरा इन सुरागों को देखते हैं। और ये सबूतों का खजाना हमें मिलता है फॉसिल्स में। फॉसिल्स यानी जीवाश्म, ये एक तरह से टाइम कैप्सूल हैं जो हमें उन अनोखे जीवों की दुनिया में ले जाते हैं जो हमसे बहुत पहले इस ग्रह पर रहते थे। तो ये फॉसिल्स कहानी बताते कैसे हैं? जरा सोचिए, चट्टानें एक किताब की तरह हैं जिसके पन्ने एक के ऊपर एक जमे हैं। सबसे नीचे वाले पन्ने सबसे पुराने हैं, जिनमें साधारण जीवन के फॉसिल्स मिलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की परतों यानी नए पन्नों की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जीवन और जटिल होता गया। पहले मछलियां, फिर जमीन पानी दोनों में रहने वाले जीव, फिर रेंगने वाले जीव और ऐसे ही आगे। ये एवोल्यूशन का एक साफ रिकॉर्ड है। अब चलते हैं एनाटॉमी की दुनिया में, जहां एवोल्यूशन के कुछ सबसे मजबूत सुराग मिलते हैं। बाईं ओर देखिए, इंसान का हाथ, चीते का अगला पैर और चमगादड़ का पंख। ये सब काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन इनकी हड्डियों की बनावट एक जैसी है। इन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इन सब का कोई साझा पूर्वज रहा होगा। अब दाईं ओर देखिए, पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों उड़ने के काम आते हैं, पर इनकी अंदरूनी बनावट बिल्कुल अलग है। इन्हें एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग प्रजातियां एक ही तरह की चुनौती के लिए एक जैसा समाधान निकाल सकती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि एवोल्यूशन के सबूत के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे अपने शरीर के अंदर हैं। कभी सोचा है हमारी पूंछ की हड्डी यानी कॉक्सिक्स के बारे में? ये उन पूर्वजों की याद दिलाती है जिनकी पूंछ हुआ करती थी। या फिर अपेंडिक्स, जिसका आज कोई खास काम नहीं है। ये हमारे एवोल्यूशन के इतिहास के बचे हुए निशान हैं। तो सबूत तो साफ है, जीवन बदलता है, पर कैसे? आखिर कौन सी शक्ति है जो इस बदलाव को चलाती है? इसका जवाब छिपा है डार्विन के सबसे शानदार आइडिया में, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को ऐसे समझिए कि प्रकृति एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता करा रही है। इसमें हिस्सा तो सब लेते हैं, पर जीतते वही हैं जो अपने माहौल में जीने और बच्चे पैदा करने के लिए सबसे बेहतर होते हैं।
और विजेता अपने जीतने वाले गुण अगली पीढ़ी को दे जाते हैं। और ये प्रक्रिया ना बड़े सिंपल से 4 स्टेप्स में काम करती है। पहला, संसाधन कम है, इसलिए जीने के लिए संघर्ष है। दूसरा, किसी भी प्रजाति में हर कोई एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है। तीसरा, इनमें से कुछ विभिन्नताएं जीने में ज्यादा मदद करती हैं। और चौथा, जो बच जाते हैं वो अपने ये फायदेमंद गुण अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। बस पीढ़ी दर पीढ़ी यही साइकिल चलता रहता है और प्रजातियां बदलती जाती हैं। डार्विन के लिए जो आहा मोमेंट था ना, वो आया गैलापागोस आइलैंड्स पर, जहां उन्होंने इन छोटी चिड़ियों को देखा जिन्हें फिंचेस कहते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि हर द्वीप पर फिंच की चोंच का आकार थोड़ा अलग था। किसी की चोंच मोटी और मजबूत थी, जो सख्त बीज तोड़ने के लिए परफेक्ट थी, तो किसी की पतली और नुकीली, जो कीड़े पकड़ने के लिए बढ़िया थी। डार्विन समझ गए कि ये सब एक ही पूर्वज से आए हैं, लेकिन समय के साथ अलग अलग द्वीपों के खाने के हिसाब से ढल गए। ये नेचुरल सिलेक्शन का जीता जागता सबूत था। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि इवोल्यूशन में तो लाखों साल लगते हैं, तो जरा इंग्लैंड के इन पेपरमिच पतंगों की कहानी सुनिए। औद्योगिक क्रांति से पहले ज्यादातर पतंगे हल्के रंग के होते थे ताकि वो पेड़ों पर छिप सकें, लेकिन फिर फैक्ट्रियों के धुएं ने पेड़ों को काला कर दिया। अब अचानक हल्के पतंगे शिकारियों को आसानी से दिखने लगे, जबकि गहरे रंग के पतंगे छिप जाते थे। नतीजा, कुछ ही दशकों में लगभग सारे पतंगे गहरे रंग के हो गए। ये इवोल्यूशन था जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। चलिए अब इस बड़ी कहानी को घर लेकर आते हैं। बात करते हैं हम इंसानों के सफर की, हमारी अपनी प्रजाति की विकास यात्रा की। ये समझिए कि ये हमारा फैमिली ट्री है। कहानी शुरू होती है करीब 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस जैसे हमारे दूर के पूर्वजों से। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। उनके बाद आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग पर काबू पाया और अफ्रीका से बाहर कदम रखा। और आखिर में हम होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव मंच पर आए। और अगर अब भी कोई शक बाकी हो तो ये फैक्ट सुनिए, हमारा डीएनए एक चिंपैंजी के डीएनए से 98% से भी ज्यादा मिलता है। जेनेटिकली हम अपने सबसे करीबी वानर रिश्तेदारों के कजिन्स हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा हमारे साझा पूर्वज का। अब जरा और गहराई में चलते हैं। डीएनए लेवल पर ये जो रंगीन बैंड्स हैं, ये हैं हमारे क्रोमोसोम्स, मतलब हमारे डीएनए के बंडल। और देखिए, इंसान और वानर के क्रोमोसोम के पैटर्न में कितनी ज्यादा समानता है। कमाल है ना? ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक ही ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया और बस कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दिए। तो आखिर वो क्या चीजें थीं जिन्होंने हमें इंसान बनाया? सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। इससे हमारे हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने और दुनिया को बदलने के लिए। फिर हमारे दिमाग का आकार बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे हमें मुश्किल समस्याओं को सुलझाने की ताकत मिली। और आखिर में हमने आग पर काबू पाया, जिससे हमें गर्मी, सुरक्षा और बेहतर खाना मिला। इन 3 बड़े बदलावों ने हमें इस ग्रह की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, कैसे भी दिखते हों। जेनेटिक्स ये साफ बताती है कि आज पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान अफ्रीका के एक ही पूर्वज समूह से आया है। हम सब वाकई में एक बड़ा परिवार है। तो ये थी 4 अरब साल की कहानी। विकास ने हमारा अतीत बनाया है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये अभी भी चल रही है, इसी पल, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर। तो सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या? हमारी ये बदलती दुनिया हमें कहाँ ले जाएगी? इस सवाल का जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।